हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और हार्दिक स्वागत हम धन्यवाद करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल में कर रहे होंगे। तो हम बता दें कि आपको हम रोज़ की तरह आज भी एक जीएस के 20 क्वेश्चन को, जो कि यूपीपीएससी, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, अदर ट्रेडमैन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले एक बार हम अपने क्लासेस के बारे में, जो क्लासेज सुबह डलती हैं या मिलती हैं आपको, उसके बारे में डिस्कशन कर लेना चाहते हैं। जो कि पहली क्लास सुबह 6 बजे आपको जीएस को मिलती है, जो कि हम लेकर आते हैं। उसके बाद उसके जस्ट 1 घंटे बाद 7 बजे, यानी 7 बजे सुबह, जो कि योगेश सर आपको रीजनिंग की क्लास कराते हैं। जस्ट उसके क्लास के बाद 8 बजे से आपको दीपक सर द्वारा मैथ के क्लासेज को दिया जाता है या प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में, या बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में, पहला क्वेश्चन दिया कि बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएफएससी में एफ का अर्थ क्या होता है। बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएफएससी में एफ का अर्थ क्या होता है। तो आईएफएससी के बारे में आप जानते होंगे, आप सबके पास बैंक अकाउंट होगा और उसमें पासबुक होगा। और पासबुक में आप देखे होंगे कि में एक कोड होता है जो कि आईएफएससी कोड दिया होता है। और ये कितने अंकों का होता है, तो ये 11 अंकों का होता है, जिसमें पहले का 4 अक्षर होते हैं और अगले 7 क्या होते हैं, अंक होते हैं। पहले 4 अक्षर और अगले 7 अंक होते हैं। ठीक है, और आईएफएससी की हम बात करें तो आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये क्या होता है आपका, आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है। और पूछा इसमें एफ का अर्थ क्या होता है। एफ का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, फाइनेंशियल। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। क्या होता है, ऑप्शन डी हमारा फाइनेंशियल, यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड में एफ क्या होता है, फाइनेंशियल शब्द होता है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रिया या प्रियदर्शी नाम, यानी जो प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय कहा गया है। किस देवता को देवताओं का प्रिय यानी प्रियदर्शी की उपाधि दी गई थी। ठीक, ऑप्शन दिया है आपका अशोक, ऑप्शन बी दिया है हर्ष, ऑप्शन सी दिया है बिंदुसार, ऑप्शन डी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो देवताओं का प्रिय यानी प्रियदर्शी या देवना प्रिय किसे कहा गया था, यह अशोक को कहा गया। किसको? अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शी। ठीक, ऑप्शन हमारा सही आंसर होता है। अगर हम अशोक के बारे में बात करें, इसके बारे में, अशोक के इसके जन्म के बारे में बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था, 304 बीसी में हुआ था। 304 बीसी में इसका जन्म हुआ था। ठीक, जन्म कब हुआ था, 304 बीसी में हुआ था। कहीं चार्जर लगाया था, बैटरी लो हुआ लैपटॉप को। क्या हुआ था, 304 बीसी में इसका जन्म हुआ था। किसमें, 304 बीसी में। और इसके अगर हम कार्यकाल की बात करें, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 269 बीसी से 232 बीसी तक इसका कार्यकाल था। कब तक, 232 बीसी इसका कार्यकाल था। कब से कब तक, 269 बीसी से 232 बीसी तक। और इनके 5 प्रमुख अभिलेख पूछे जाते हैं बराबर। जैसे हो गया आपका पूछ लिया मास्की अभिलेख कहाँ पर है। क्या? मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख। एक है आपका गुर्जरा अभिलेख। कौन सा? गुर्जरा अभिलेख। मास्की अभिलेख पूछा। और एक है आपका गुर्जरा अभिलेख। कौन सा? गुर्जरा अभिलेख। और एक है आपका नेट्टूर अभिलेख। क्या? नेट्टूर अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख। एक है उदय गोलन, उदय गोलन अभिलेख, उदय गोलन अभिलेख। और एक है भब्रू अभिलेख। कौन सा? भब्रू अभिलेख। अगर हम मास्की की बात करें, मास्की अभिलेख कहाँ है, तो यह आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। कौन सा है? मास्की अभिलेख। गुर्जरा की बात करें तो कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में। कौन सा? गुर्जरा अभिलेख। नेट्टूर अभिलेख ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका कर्नाटक में है।
उदय गोलन की बात करें तो ये भी कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक में है। और भब्रू अभिलेख कहाँ था, ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान में। और इसी अभिलेख में मतलब जो अशोक थे वो अपने आप को मगध का सम्राट बताए थे, किसमें, भब्रू अभिलेख में बताए थे, ठीक है। और अगर से हम अशोक के शिलालेखों की बात करें तो इनमें 14 शिलालेख थे, जिसमें 13वां शिलालेख सबसे प्रमुख था, जो कि सबसे बड़ा शिलालेख था। और 13वें शिलालेख में किसका मतलब वर्णन किया गया है, वर्णन मिलता है उसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है, जैसे कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कब हुआ था, 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग कहाँ है, ये कहाँ है आपका, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में कलिंग है। और पूछे अगर से किस नदी के किनारे ये कलिंग का युद्ध हुआ, तो ये दया नदी के किनारे कलिंग का युद्ध हुआ था। कहाँ पर, दया नदी के किनारे कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक। अगर से पूछ लिया जैसे कि कल तो इनके अभिलेखों को किसने खोजा था, किसने खोजा था, टिप एंथेलर ने खोजा था और प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने खोजा था, टिप एंथेलर ने। कब खोजा था, 1750 में। और पढ़ा किसने था, पढ़ा था 1837 में, कौन, जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधान मंडल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधान मंडल है। द्विसदनी मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, द्विसदनी मतलब द्विसदनी। तो किसमें है, अगर पूछे द्विसदनी विधान परिषद कितने राज्यों में, तो कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। किसमें, 6 राज्यों में। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका एक यूपी है, बिहार है, यूपी बिहार है, फिर कर्नाटक है आपका, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कौन सा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये आपके 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद द्विसदनी विधानमंडल है, ठीक। तो पूछा इसमें कौन सा है, तो इसमें बिहार है, जो कि इसमें द्विसदनी विधानमंडल है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है। विश्व में क्या दिया है, दिया कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है, किस तट के निकट पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया आपका ब्राज़ील, ऑप्शन बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया है श्रीलंका और ऑप्शन डी दिया है क्यूबा। वैसे मूंगा चट्टान की बात करें तो कहाँ पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती हैं। ऑप्शन ए दिया अफ्रीका से, ऑप्शन बी दिया दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन सी दिया ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी दिया है एशिया से। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, अगर से रेखाओं की बात करें तो पहले हम देखिए जैसे पृथ्वी बना लेते हैं, तो बीचों बीच यहाँ से जीरो लाइन मतलब जीरो अंश पर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है आपका, कौन सा, भूमध्य रेखा है। फिर ऊपर से क्या आती है आपका कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, जबकि इसके नीचे से एक आपका 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से क्या है, ये है आपका कर्क रेखा और ये है आपका मकर रेखा। अगर से हम भारत की बात करें, भारत कहाँ पर है, भारत उत्तर पूर्व में है। और अगर से अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप आपके है मतलब अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर जाती हैं। कौन कौन सी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती हैं, ठीक है। तो पूछा कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से होकर जाती हैं, तो ये आपको हो जाती है आपकी अफ्रीका महाद्वीप से। कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा होकर जाती हैं। यहीं से भूमध्य रेखा भी जाती है, यानी तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती हैं। अगर से ही पूछे, अगर से भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप, तो यहाँ पर कांगो नदी है। और मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो नदी है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी, जो कि भारत में राजस्थान के साइड में काटती है, ठीक। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की उद्गम मध्य प्रदेश से होता है।
मध्य प्रदेश से किस नदी का उद्गम है? कहाँ से? मध्य प्रदेश से। आपके पास ऑप्शन ए दिया है महानदी से, ऑप्शन बी दिया है ताप्ती, सॉरी ऑप्शन ए दिया है महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी दिया है ताप्ती, ऑप्शन सी दिया है कृष्णा, ऑप्शन डी दिया है गोदावरी। तो पूछा है कौन सी नदी निकलती है कहाँ से? मध्य प्रदेश। तो कौन सी है आपके? ताप्ती। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर से महानदी के उद्गम स्थल की बात करें तो कहाँ से होते हैं? रायपुर यानी छत्तीसगढ़, रायपुर के सिहावा पहाड़ी से। कहाँ से? सिहावा पहाड़ी से, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक। अगर से कृष्णा नदी की पूछे थे महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ? महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ से? महाराष्ट्र से होकर जाती है, मतलब महाराष्ट्र से निकलती है। और गोदावरी नदी की बात करें त्रियंबकम पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहाँ से? त्रियंबकम, त्रियंबक पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक से होकर निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक। तो पूछा था कौन से मध्य प्रदेश से मतलब उद्गम है मध्य प्रदेश में किस नदी के? तो वो है आपका ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। वो मध्य प्रदेश में और किस नदी का उद्गम स्थल है? तो वहाँ पर एक जैसे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। और वहीं से एक और नदी निकलती है जो कि सोन नदी है। ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है जो कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया आपका 1992, ऑप्शन बी दिया 1980, ऑप्शन सी दिया है 1984, ऑप्शन डी दिया 1988। तो सेबी की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 1988 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका एक्ट पूछे कब आया था? 1992 में इसका एक्ट आया था, स्थापना के बाद इसका एक्ट आया। ठीक। तो पूछा सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? ऑप्शन ए दिया प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन बी दिया है द्वितीयक क्षेत्र से, ऑप्शन सी दिया है तृतीयक क्षेत्र से, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ, सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? तो ऑप्शन ए दिया है आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत आता है जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन यानी मछली पालन या पशुपालन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में होता है आपका विनिर्माण, किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आता है द्वितीय क्षेत्र के अंदर। और तृतीय क्षेत्र के अंदर क्या आता है? आपका है बैंकिंग है, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, कौन सा? चिकित्सा, ये सब किसके अंतर्गत? ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब मुझे भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? तृतीय क्षेत्र से आता है। कहाँ से? तृतीय क्षेत्र से। लगभग 55% आता है। कितना? 55% तृतीय क्षेत्र से आता है। और अगर से प्राथमिक क्षेत्र से पूछे कितना परसेंट आता है? 16%, जो कि इसमें मतलब सबसे ज़्यादा मतलब रोजगार किसमें मिलता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। सब मतलब गांव क्षेत्र सबसे ज़्यादा, लगभग 50% के लगभग सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अंश जो है उसका भागीदारी तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। कितना? 55% है। ठीक। और द्वितीय क्षेत्र में कितना है? 25% है। कितना? 25%। आय का अंश कितना? 25% द्वितीय क्षेत्र में, 55% तृतीय क्षेत्र में और 16% प्राथमिक क्षेत्र में, और जो कुछ बचा है वो सब चौथे और पांचवें क्षेत्र में आते हैं। ठीक। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक समान रहता है, यानी वही रहता है। वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस
दोनों पैमाने पर समान या वही रहता है। ऑप्शन ए दिया आपका 40 डिग्री पर, ऑप्शन बी दिया है -40 डिग्री पर, ऑप्शन सी दिया है 34 डिग्री पर, ऑप्शन डी दिया है -14 डिग्री पर। तो कहाँ मतलब किस पर होता है, ये -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों बराबर होते हैं। इसको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए एक मतलब सूत्र होता है C/5 या C/5 इक्वल टू F -32/9। ठीक, अगर तो हम C की जगह अगर सेंटीग्रेड की जगह -40 रख दें तो क्या हमारा फ़ारेनहाइट भी 40 आता है, इसके लिए हम देख लेते हैं एक बार। तो हो गया -40/5 इक्वल टू F -32/9। ठीक, 5 से काट दे 8 5 40 और इसका इधर गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 9 72 -72 इक्वल टू F -32। अगर से मतलब 32 को इधर लाते हैं तो हो जाएगा -72 + 32 इक्वल टू F, यानी -40 इक्वल टू F। देखिए आ गया ना, फ़ारेनहाइट बराबर भी -40 आ गया और सेल्सियस -40 हम माने थे, इसलिए कहा था कि किस पैमाने तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक समान होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए दिया है बाबा आमटे, ऑप्शन बी दिया आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी दिया वर्गीज कुरियन और ऑप्शन डी दिया अरविंद केजरीवाल। तो अगर हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें, किसकी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें, तो ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 1957 में। कब? 1957 में शुरू हुआ था। ठीक, और रेमन किसके नाम थे? फिलीपींस। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के क्या थे? राष्ट्रपति थे, जिनके नाम पर यह पुरस्कार शुरू हुआ था। ठीक, और इसे ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। तो पूछा सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वे थे आपके आचार्य विनोबा भावे। इन्हें कब मिला था? 1958 में मिला था। 1958 में मिला था। ठीक, अगर हम पूछे सामुदायिक नेतृत्व में और किसे मिला था? श्वेत क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन को मिला था। किसको? श्वेत क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन को कब मिला था? 1963 में। 1963 में इन्हें मिला था। कब? 1963 में। अगर से पूछे और किसको मिला तो मिला इसे 1982 में। किसको मिला? अरुण शौरी को मिला है। अरुण शौरी को किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगर 1994 की हम बात करें, 1994 में किसे मिला? तो किरण बेदी को मिला है। किरण बेदी को। और सन 2000 में अगर पूछे किसको दिया गया है, ये थे अरोड़ा राय। कौन थे? अरोड़ा राय को मतलब सूचना के अधिकार के लिए कब मिला? सन 2000 में मिला। ठीक है, और पूछे केजरीवाल को कब दिया गया? तो इन्हें दिया गया था 2006 में। कब? 2006 में किसको दिया गया? केजरीवाल को। और 2018 में बात करें, 2018 में बात करते हैं फिर सोनम वांगचुक और एक जन को भारत वटवानी। इन्हें कब मिला गया? इन्हें 1918 में। अगर 2018 में। 2019 में किसे मिला गया? मिला था तो रवीश कुमार को मिला था। किसे? रवीश कुमार को 2019 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में रवीश कुमार को मिला था। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला था। ठीक, तो एशिया के नोबेल किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल कहते हैं। कब शुरू हुआ? 1957 में। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए किसे दिया गया? पहले भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। 1958 में नहीं मिला था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो। रक्तचाप किसका अधिक होने से बढ़ जाता है? मतलब किसके अधिक होने से बढ़ जाता है? किसके कारण? मतलब रक्तचाप किसके अधिक होने से बढ़ जाता है? ऑप्शन ए दिया थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी दिया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन सी दिया एस्ट्राडियोल हार्मोन और ऑप्शन डी दिया है एस्ट्रोल। क्या? एस्ट्रोल।
तो रक्तचाप किसके अधिकता के कारण बढ़ता है? ये बढ़ता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे मतलब रक्तचाप किससे मापा जाता है, तो यह मापा जाता है आपका स्फिग्नोमैग्नोमीटर। स्फिग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। किसके कारण? स्फिग्नोमैग्नोमीटर के कारण रक्तचाप मापा जाता है। ठीक है, तो किसके कारण अधिक होता है? तो होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन के कारण ये अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन दिया आपका 24, ऑप्शन बी दिया है 12, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 3। तो सूर्य नमस्कार की बात करें तो इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 12 चरण होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, एक क्वेश्चन इससे मतलब पूछा जाता है कि अकबर ने सूर्य नमस्कार किससे सीखा था? क्या अकबर ने सूर्य नमस्कार किससे सीखा था? किससे सीखा था? तो किससे सीखा था? ये सीखे थे दस्तूर जी राणा से। किससे? दस्तूर जी राणा से सीखे थे। दस्तूर जी राणा से सीखे थे। ये कौन थे? एक पारसी व्यक्ति थे। पारसी। ठीक है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? इसमें 12 चरण होते हैं। पूछे सूर्य नमस्कार मतलब अकबर ने किससे सीखा था? दस्तूर जी राणा से सीखा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एड्रेस शब्द निम्न में से किस खेल से जुड़ा है? एड्रेस शब्द निम्न में से किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए दिया आपका क्रिकेट, ऑप्शन बी दिया है गोल्फ, ऑप्शन सी दिया है तैराकी, ऑप्शन डी दिया है हॉकी। तो एड्रेस शब्द निम्न किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है आपका गोल्फ से। किससे? गोल्फ से जुड़ा है। मतलब एड्रेस शब्द कैसा होता है? तो ये 2 शॉट के बीच की जो समय होता है, मतलब 2 शॉट के बीच के समय को एड्रेस कहते हैं। दो शॉट के बीच का समय एड्रेस कहलाता है। के बीच का समय एड्रेस कहलाता है। 2 शॉट के बीच का समय क्या कहलाता है? ये एड्रेस कहलाता है। ठीक, एड्रेस शब्द किससे? गोल्फ संबंधित। अगर से क्रिकेट से पूछे कौन मतलब क्या शब्द है? जैसे क्रिकेट से जैसे संबंधित शब्द की बात करें तो यहाँ एक है ब्रेस है। क्या? ब्रेस, यानी ब्रेस मतलब 2 बॉल पर 2 विकेट होता है तो उसे ब्रेस कहते हैं। क्या? 2 बॉल पर 2 विकेट तो उसे ब्रेस कहते हैं। अगर एक शब्द है आपका डक, ये भी किससे संबंधित है? ये भी क्रिकेट से संबंधित है। मतलब डक मतलब जो 0 पर अगर आउट हो जाए तो उसे डक कहते हैं। क्या कहते हैं? डक। ठीक है, और हैट्रिक की बात करें यानी 3 पर 3, यानी तीन बॉल पे या 3 बॉल पे 3 विकेट हो, या 3 बॉल पे 3 चौके, या 3 बॉल पे 3 छक्के हो, तो वहाँ पर हैट्रिक का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द होता है आपका DRS। क्या? DRS मतलब डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डिसीजन रिव्यू सिस्टम। क्या? DRS। ये किससे संबंधित है? ये सब क्रिकेट से संबंधित है। अगर से हॉकी से संबंधित शब्द की बात करें, हॉकी से संबंधित यहाँ पर एक आपका पुश इन। क्या? पुश इन। ये किससे संबंधित है? ये आपका हॉकी से संबंधित है। एक शब्द है आपका ड्रिबल। ड्रिबल, ये भी किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से संबंधित है। एक है आपका स्कूप। पुश इन, ड्रिबल और स्कूप, ये किससे संबंधित है? हॉकी से। एड्रेस की बात करते हैं किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। क्रिकेट की बात करें तो किससे संबंधित? क्रिकेट से संबंधित शब्द की बात करें तो यहाँ पर एक ब्रेस जो कि 2 बॉल पर 2 विकेट, डक जो कि 0 पर आउट, और DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये सब किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका लार ग्रंथि, ऑप्शन बी दिया है थायराइड ग्रंथि,
ऑप्शन सी दिया है यकृत, ऑप्शन डी दिया है अग्न्याशय। तो पूछा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपकी यकृत है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। और दूसरी बड़ी ग्रंथि की बात करें, कौन सी दूसरी पूछ लेकर, दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्न्याशय है आपका, अग्न्याशय। अग्न्याशय आ गया आपका दूसरी बड़ी ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें, सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें, ये कौन सा है आपका? पिनियल ग्रंथि है। क्या है? पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि किस क्या है? ये सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है। अगर पूछे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी की बात करते कौन सा है? आपका फीमर है। ये कहाँ होता है? अब जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं आपका स्टेपिज, स्टेपिज। ये कहाँ होती है? आपके कान की हड्डी होती है। ये कान में होती है आपकी सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिज है। और फीमर की बात करते हैं कहाँ पर होती है? जांघ में होती है। कहाँ पर? जांघ में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक 1 सितंबर 2022 में नए चीफ कौन है? यहाँ पर हो जाए निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS। पहले CDS की बात करें कौन थे आपके? बिपिन रावत जी थे। बिपिन रावत ये क्या थे? आपके पहले भारत के पहले CDS थे, भारत के पहले CDS थे। अगर पूछे वर्तमान में कौन है तो वर्तमान है आपके अनिल चौहान जी। ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे एयरफोर्स, एयरफोर्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो हैं आपके विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी ये कौन है? वर्तमान में एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं, राम चौधरी। अगर पूछे एयरफोर्स दिवस कब मनाया था? मनाया था आपका 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को क्या मनाया था? एयरफोर्स दिवस। और अगर सर नेवी की बात करें, नेवी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? एच हरि कुमार। एच हरि कुमार ये क्या है? ये नेवी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर से नेवी दिवस कब मनाया था? मनाया था आपका 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। अगर से आर्मी की बात करें यानी थल सेना की, आर्मी, थल सेना के वर्तमान में नए अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। मनोज पांडे ये आपके थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर पूछे थल सेना दिवस कब मनाया था? ये मनाया था आपका 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूछा था कि वर्तमान में CDS कौन है? तो वह है आपके अनिल चौहान। और पहले CDS कौन थे आपके बिपिन रावत जी। एयरफोर्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थे विवेक राम चौधरी यानी वी राम चौधरी। एयरफोर्स दिवस कब मनाया था? बनाया था आपका 8 अक्टूबर को। और नेवी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके एच हरि कुमार। और नेवी दिवस कब मनाया था? तो मनाया था 4 दिसंबर को। आर्मी के नए वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? तो है आपके मनोज पांडे। और आर्मी दिवस कब मनाया था? 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इटावा नहीं ओटावा हो जाए। ओटावा किसकी राजधानी है? ओटावा किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए दिया अर्जेंटीना, ऑप्शन बी दिया इजराइल, ऑप्शन सी दिया है मलेशिया और ऑप्शन डी दिया है कनाडा। तो अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ये आपकी ब्यूनस आयर्स। ये किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है। और इजराइल की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है? जेरूशलम है। इजराइल की राजधानी जेरूशलम। अब मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी आपका कुआलालंपुर। किसकी राजधानी है? ये
मलेशिया की राजधानी। अब कनाडा की बात करते हैं, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ओटावा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ओटावा किसकी राजधानी है? ये कनाडा की राजधानी है। अगर हम और राजधानी की बात करें, जैसे हो गया कतर की राजधानी क्या है? कतर हो गया। क्या हो गया? ओमान। ओमान पूछ लिया, ओमान की राजधानी क्या है? किसकी? ओमान की। और जर्मनी की राजधानी क्या है? क्या? जर्मनी। जर्मनी हो गया। आपका नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे। और ऑस्ट्रिया हो गया। तो अगर हम कतर की बात करें, कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी आपका दोहा। कतर की राजधानी दोहा। अगर ओमान की बात करें, ओमान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। जर्मनी की बात करें, इसकी राजधानी है बर्लिन। क्या? बर्लिन। अगर से नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? यह है आपके वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? कहाँ पर? एशिया में। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है भारत, ऑप्शन बी दिया है चीन, और ऑप्शन सी दिया है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी दिया है थाईलैंड। कौन सा है? चीन। एशिया में पूछा है। क्या? एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कौन सा है आपका? चीन है। एशिया में। अगर सब विश्व में पूछे, विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? रूस है। ये पहले स्थान पर है रूस। ठीक, और दूसरे स्थान में बात करें कौन सा है? तो ये आपका कनाडा। भारत किस नंबर पर आता है? 7वां नंबर पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर कौन सा है? तो भारत है। ठीक, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पर कौन सा है? विश्व में चीन तीसरे नंबर पर है। और एशिया में पूछे तो एशिया में पहले स्थान पर चीन आता है। ठीक, अगर हम चौथे नंबर पर बात करें, विश्व में कौन सा देश सबसे बड़ा है? चौथे नंबर का देश कौन सा है? आपका यूएस यानी अमेरिका। अमेरिका चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील 5वें नंबर पर। और छठे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पर। 7वें नंबर पर अपना भारत है। 7वें नंबर पर अपना भारत है। और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना। ठीक, पूछे एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन। और विश्व में मतलब कौन से नंबर पर है चीन क्षेत्रफल में? तो तीसरे नंबर पे है। और जनसंख्या में पहले नंबर पे है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? इसका चेकमेट। चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल से किया जाता है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया हॉकी, ऑप्शन बी दिया शतरंज, ऑप्शन सी दिया क्रिकेट, ऑप्शन डी दिया है बैडमिंटन। इसका पूछा चेकमेट। या चेकमेट शब्द किससे संबंधित है? ये आपका शतरंज से संबंधित है। किससे? शतरंज से संबंधित है। ठीक है, अभी बात की है क्रिकेट की। जैसे क्रिकेट से मतलब कौन से शब्द संबंधित है? तो आपका डक था, जो कि 0 बॉल पे रन आउट था। आपका डीआरएस। डीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डिसीजन रिव्यू सिस्टम। ये किससे? डीआरएस किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और अगर से हैट्रिक की बात करें, यानी 3 पर 3, 3 बॉल पे 3 विकेट हो तो यहाँ पर हैट्रिक होता है। अगर से ब्रेस जो कि क्रिकेट से संबंधित है। अगर से किससे संबंधित है? मतलब 2 पर 2, यानी 2 बॉल पर 2 विकेट होता है, तो वहाँ पर ब्रेस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो चेकमेट पूछा था किससे संबंधित है? आपका शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी दिया है 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी दिया है 9 अगस्त और ऑप्शन सी दिया है 16 सितंबर। तो पूछा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया था आपका 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर से 2 अक्टूबर की बात करें, 2 अक्टूबर कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया था? यह मनाया था आपका 2 अक्टूबर को। अगर से 31 अक्टूबर की बात करें, ये 31 अक्टूबर ये आपका राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता दिवस कब मनाया था? मनाया था आपका 31 अक्टूबर को। अगर से 9 अगस्त की बात करें, यहाँ पर है भारत छोड़ो दिवस, भारत छोड़ो दिवस कब मनाया था? मनाया था आपका 9 अगस्त को, 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेचर क्योर पुस्तक किसकी है? नेचर क्योर पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए दिया आपका विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी दिया है कल्लड़, ऑप्शन बी सी दिया है मुरारजी देसाई और ऑप्शन डी दिया है वेद व्यास। तो नेचर क्योर पुस्तक की बात करते किसकी है? ये मुरारजी देसाई की है। किसकी? मुरारजी देसाई की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर हम विज्ञानेश्वर की बात करें, इनकी पुस्तक कौन सी? इनकी पुस्तक है आपका मिताक्षरा, मिताक्षरा। और कल्लड़ की बात करें तो कल्लड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? ये आपकी कल्लड़ की। अगर से वेद व्यास की बात करें तो इनका एक महाभारत, 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 भगवद गीता, भगवत गीता। अगर हम और मतलब पुस्तक की बात करें, जैसे गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? तो यह आपकी जयदेव की, जयदेव की। एक है आपका पद्मावत, पद्मावत किसकी पुस्तक है? आपका मलिक मोहम्मद जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक कौन सी है? यहाँ पर पद्मावत है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।